वेलकम ऑल बच्चों। आज थ्री फेज इंडक्शन मशीन की बारी है। क्वेश्चंस ले रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मशीन का, तुम्हारे सामने है। 2015 का सेट ए का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। कहता है कि फॉर ऑब्टेनिंग वेरी क्विक ब्रेकिंग ऑफ ए थ्री फेज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर रनिंग ऑन लोड। वाउंड रोटर दे दिया है इसने जानबूझ करके बहकाने के लिए, रनिंग ऑन लोड। ए लार्ज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैज टू बी इंसर्टेड इन द रोटर सर्किट। A large external resistance has to be inserted in the stator circuit. Interchange any two terminals of the stator supply is the correct answer. इसलिए कि सबसे क्विक जो ब्रेकिंग होती है वो प्लगिंग से होती है, एंड प्लगिंग इज डन बाय इंटरचेंजिंग एनी टू टर्मिनल्स ऑफ द स्टेटर सप्लाई। सप्लाई टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दो, फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है उसके डायरेक्शन से उल्टा चलने के लगेगा ना रिवॉल्विंग फील्ड, तो वो उसको ब्रेकिंग रीजन में लेकर के चला जाता है और बहुत फास्ट ब्रेकिंग हो जाती है। रोटर बहुत हीट होता है, स्टेटर भी हीट होता है, लेकिन मेनली रोटर बहुत हीट होता है। तो इसके बारे में डिटेल पढ़ लोगे ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर में। तो आमतौर पर जो ब्रेकिंग की जाती है वो स्क्विरल केज की भी और स्लिप रिंग की भी। फास्ट ब्रेकिंग अगर चाहिए तो प्लगिंग करके करते हैं, जिसको डीसी मशीन में हम लोग काउंटर करंट ब्रेकिंग कहते थे। यहाँ भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ यूजुअली प्लगिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें जो फेज सीक्वेंस के को रिवर्स करते ही जो स्लिप हो जाती है वो वन से बढ़ जाती है, पॉजिटिव में +1 +2 की तरफ चल पड़ती है। यही प्लगिंग का रीजन होता है। ठीक है, राइट। चलो, अब ये 2015 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप का। कहता है कि द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। किसमें भाई? प्लेन इंडक्शन मोटर में या इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर में? स्टेटर फेड में या रोटर फेड में? ये तो बताओ। जो लोग सब्जेक्ट को नहीं जानते हैं ना बेटा, वो इसी किस्म का क्वेश्चन सेट करते हैं। देखा होगा हमेशा स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर, प्लेन इंडक्शन मोटर, तो इसके हिसाब से बता दिया कि द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जबकि जो इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर होती है वो उल्टे डायरेक्शन में घूमती है ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए कि तुम रोटर को सप्लाई देते हो। लेकिन क्या कहा जाए, ये स्टेटर ही प्लेन इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, तो इनके हिसाब से ये ट्रू हो गया। हम इसको कर देते हैं इनकी ट्रू, लेकिन ये एक जाहिल आदमी का सेट क्वेश्चन है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता। अब यहाँ देखिए, प्लेन इंडक्शन मोटर तुम दिमाग में चल करके रखो। द रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग इन सच ए डायरेक्शन that it will oppose the cause, that is the relative speed between the rotating field and the rotor यार, and the rotor body। क्या लिख रहे हो तुम? and stationary rotor conductors should decrease, ये क्या मतलब है? बिल्कुल बकवास है बेटा, बिल्कुल बकवास। लेकिन जानते हो इसका यूपीएससी ने जो आंसर दिया है वो ए दिया है। स्टेटमेंट टू आर इंडिविजुअल ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। मैं इस पर सिर्फ इतना रिमार्क कर देता हूँ कि ये यूपीएससी आंसर है, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। ये यूपीएससी आंसर है, मैंने चेक कर लिया है, यूपीएससी का आंसर यही है। यूपीएससी आंसर इज ए, यूपीएससी आंसर। मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ कि ये यूपीएससी का आंसर है। इस जमाने में कोई चैलेंज करने वाला नहीं था ना। तो देखो ना, कहता है अगर ये प्लेन इंडक्शन मोटर भी है, द रोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग इन सच ए डायरेक्शन दैट इट अपोज द कॉज, दैट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर फ्लक्स, बिटवीन द स्टेटर रोटेटिंग फील्ड, बिटवीन द रोटेटिंग फील्ड, जाहिर है स्टेटर रोटेटिंग फील्ड एंड स्टेशनरी रोटर कंडक्टर नहीं, बल्कि
but and stationary rotor conductors should decrease. स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स शुड डिक्रीज। अच्छा, ये कहना चाहता है कि स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स के बीच में द रेट स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग फील्ड एंड द स्टेशनरी रोटर कंडक्टर्स डिक्रीज, तो रोटर को चलना चाहिए उसी डायरेक्शन में। खैर, चलेगा चलेगा। तो इस एतबार से तो ये ट्रू है, तो इस एतबार से ये ट्रू है, चलने दो। तो यूपीएससी आंसर चलेगा। इसलिए कि मुझे लग रहा था कि ये स्टेशनरी स्टेटर कंडक्टर को बोल रहा है। शुरू में तो रोटर स्टेशनरी होता है ना बेटा, तो स्टेशनरी होता है तो ये चलने पर लगता है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग फील्ड होता है। इस पर इसको लिखना चाहिए था, रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग फील्ड। कौन सा रोटेटिंग फील्ड? स्टेटर रोटेटिंग फील्ड एंड स्टेशनरी रोटर कंडक्टर शुड डिक्रीज। ठीक है, चलेगा। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगला देखा जाए। ये 2014 का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टू फुल लोड करंट for a 10 kilowatt 400 volt three phase induction motor with a star delta starter, given the full load efficiency is 0.86, the full load PF is 0.8 and short circuit current is 30 ampere at 100 volt is। अब ये डिफरेंस दिया हुआ है 1.9 और 1.8, तो बिल्कुल करीब है, तो कैलकुलेशन तो ठीक से करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये एक डेल्टा कनेक्टेड मोटर है जो स्टार डेल्टा स्टार्टर से स्टार्ट की जा रही है, और डेटा इसने दिया हुआ है। तो तुम्हारा जो फुल लोड करंट है वो पहले निकाल देते हैं। इसका फुल लोड करंट होगा IFL इज इक्वल टू, आउटपुट है इसका 10 किलोवाट ना, आउटपुट 10 किलोवाट। 10 किलोवाट का मतलब 10,000 वाट। तो ये आउटपुट है, आउटपुट इंटू 10⁻3। 10 पर 3 जीरो और लगा दीजिए। उसके बाद इसको एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए। एफिशिएंसी है 0.86, 0.86 और √3 कर दीजिए। लाइन वोल्टेज है इसका 400 वोल्ट इंटू 400, और पावर फैक्टर इसका 0.8, फुल लोड पे पावर फैक्टर 0.8। इसको कैलकुलेट कर लो। अभी मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर बाद में हाथ से ट्राई करने की कोशिश करूँगा। इसलिए प्रीलिम्स से तो आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कहीं और जाता है तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे। तो मैं कैलकुलेटर से अभी कैलकुलेट कर रहा हूँ। 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.86, ऊपर ही कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 0.86 होल डिवाइडेड बाई √3 इंटू 400 इंटू 0.8, देख लो, इज इक्वल टू 20.979 आ गया है। 20.979, इसको मैं 20.98 कर देता हूँ, इज इक्वल टू 20.98 एम्पियर्स। ये फुल लोड करंट 20.98 एम्पियर्स। अब देखो, इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट था, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं IS डेल्टा, स्टार्टिंग करंट इन डायरेक्ट ऑनलाइन डेल्टा जो था IS डेल्टा, उसको ये कहता है कि 100 वोल्ट पर 30 एम्पियर मिलता है। तो IS डेल्टा हो गया 30 इंटू रेटेड वोल्टेज पे, रेटेड वोल्टेज 400 है ना बेटा, तो रेटेड वोल्टेज पर अगर तुम करते तो ये IS डेल्टा होता, जो करंट लाइन में होता, वो 400/100 मतलब 120 एम्पियर होता।
120 एम्पियर। 30 का 120, 120 एम्पियर। अच्छा, जब स्टार डेल्टा स्टार्टिंग हम लोग करते हैं तो तुम जानते हो कि आई एस इन स्टार जो होता है, आई एस इन स्टार जो होता है वो 1/3 आई एस डेल्टा होता है। 1/3 टाइम्स आई एस डेल्टा होता है। 1/3 इंटू आई एस डेल्टा, जिसका मतलब यह है कि स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में जिस वक्त स्टार में कनेक्शन होगा वो करंट हो जाएगा 1/3 इंटू 120, 120 एम्पियर, मतलब 40 एम्पियर इज इक्वल टू 40 एम्पियर। तो तुमको यही रेशियो निकालने के लिए कह रहा था, आई एस स्टार बाई आई एफ एल, तो उसको निकाल दो यहाँ से। इसलिए आई एस स्टार बाई आई एफ एल, ज़ाहिर आई एफ एल तो डेल्टा ही का होता होगा, वो लिखा नहीं जाता है, इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 20 पॉइंट कितना आया था, 20.98, 20.98, वो भी हमने इसको राउंड ऑफ ही किया था, तो कैलकुलेटर ही मैं कर रहा हूँ। 40 डिवाइडेड बाई 20.979 था तो उसके ऊपर 20.98 कर दिया था। तो अब कर रहा हूँ मैं 40 डिवाइडेड बाई 20.98, 20.98 देख लो, 40 डिवाइडेड बाई 20.98 इज इक्वल टू, दिस वन में आ गया 1.9065, 1.9065, तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। 1.9 ही तो यहाँ आ रहा है, ऑप्शन 1.9 का है, 1.8 का नहीं। 1.91 के करीब आ रहा है, 065 है, 1.91 आ रहा है, तो यहाँ तुमको जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें तुम उसको 1.9 को टिक कर दो। अब तुम चाहते हो तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बाई हैंड में कर देता हूँ साइड में। कहाँ करूँ, यहीं पर कर दूँ, यहीं पर कर देता हूँ, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बाई हैंड ब्लू से कर देता हूँ। एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, चलो, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बाई हैंड। अब क्या क्या जुगाड़ किया जाए देखा जाए, इसलिए कि मार्जिन बहुत कम है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन बाय हैंड, देखो आई एफ एल जो होगा इज इक्वल टू, ये तो 10,000 हो गया, 10,000 बाय ये हो गया 1.732 होता है, एक्चुअली में ये होगा 400 और ये है 0.8 और नीचे 0.86 आ गया है, इंटू 0.86। तो अब इसमें क्या क्या किया जाए, मान लो कि ये तो 10,000 है, तो इसमें कितना हम ज़ीरो बढ़ा करके इसको काट दें, इसको 1.7 ट्रीट कर लिया जाए, इज इक्वल टू, थोड़ा सा पहाड़ा पढ़ लिया जाए, हो जाए काम। 10,000 तो कर ही दिया है ना, डिवाइडेड बाय 1.732 का भी रहने दो, इनटू
इसको ऐसा करो कि ये तो हो गया 8 800 8 6 320 हो गया ना, 320 इंटू 0.86। हाँ, तब इसमें क्या क्या पहाड़ा पढ़ा जाए। इसको ठीक ठीक नहीं था। इससे बेहतर था कि एक्यूरेसी अगर बेटर चाहिए तो इसको अभी रहने दो, और इस तरफ 400 को रहने दो, 400 को डिस्टर्ब मत करो। तुम इसको कर दो, ये 0.8 इंटू 0.86 है ना, 8 6 के 48 के 8 अंतर रहा 4, 8 8 64 और 4 68, यही है ना। तो ये हो गया 0.688। 8 8 64.688 ये हो गया। इससे हो गया ये, इसको यहीं पर छोड़ दें, इसको यहीं पर छोड़ दो, इसको यहीं पर छोड़ दो, बाद में काटा जाएगा, फाइनली काटा जाएगा। इसको छोड़ दें आप। अब निकालो आई एस डेल्टा। आई एस डेल्टा तो 120 एम्पियर का प्रॉब्लम नहीं है, आई एस स्टार 140 एम्पियर हो गया। अब आई एस स्टार बाई आई एफ एल में ही कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। आई एस स्टार अपॉन आई एफ एल, झंझट ही है ना। आई एस स्टार तुम्हारा 40 दिया ही हुआ है, आई एफ एल से जो डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 10,000 आ जाएगा नीचे, 10,000 नीचे आ जाएगा, और ये सारी चीज़ ऊपर आ जाएगी इंटू 1.732 इंटू 400 इंटू 0.688, ये सभी इधर आ जाएगी। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई किया जाए, इज इक्वल टू 40 को ऐसे ही रहने दो, 1.732 को ऐसे ही रहने दो फिलहाल, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, 400 को 0.688 से कर दो, तो ये हो गया 6 6 48 के 8 में रहा 4, नहीं 4 8 32 हो जाएगा ना, क्या हम गलत कर रहे हैं। 4 8 32 के 2 हाथ में रहा 3, 4 8 32 और 3 35 के 5 हाथ में रहा 3, 4 6 24 और 3 27, 27 मतलब 275.2। पॉइंट 2 को मारो गोली, इसको ख़त्म करो, 275, 275 इसको रहने दो, इसको तकरीबन 275 रहने दो, इसको ख़त्म कर दो, 225 पर छोड़ दो इसको। 4 8 32 के हाथ में रहा 3 को छोड़ दो, 4 8 32 3 35 के 5 हाथ में रहा 3, 4 4 6 24 3 27, 275 पर छोड़ दो इसको, और यहाँ कर दो इसको 10,000, 10,000। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1.732, 1.732 इंटू 40 को इससे मल्टीप्लाई करो, 40 गुना 275 इंटू 40, तो 4 5 20 के 0 हाथ में रहा 2, 4 7 28 और 2 30 के 0 हाथ में रहा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1100। ठीक है, तो ये हो गया 200, 200 इंटू 40 कितना होता है, 200 इंटू 4 हो गया 800, 8,000, तो ये 11,000 हो गया होगा, है ना।
4 पंजे 11, हाँ 11,000 हो गया। 11,000 और ये है 10,000, तो 1,000 को तो कैंसिल कर दो। अब ये बच गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मल्टीप्लाई कर दो। 11 दूनी 22 के 2 हाथ में रहा 2, 11 से 33 और 2 35 के 5 हाथ में रहा 3, 1170 और 3 80 के 0 हाथ में रहा 8, 11 कहीं 11 और 8 19, 19। ठीक है, तो 3 डिसिमल प्लेस इसका और 1 डिसिमल प्लेस नीचे वाले का 0 का, तो 1.9052 आ गया ना। तो 1.9052 इज एज गुड एज 1.9। ठीक है ना। तो भाई हैंड भी कैलकुलेशन कर सकते हो, टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा। अब ये 2014 का 18 नंबर क्वेश्चन है। ये लिखता है ए 3 फेज इंडक्शन मोटर ड्रॉस 50 किलोवाट फ्रॉम ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेंस, मतलब पी इनपुट जो है वो 50 किलोवाट। द रोटर ईएमएफ मेक्स 100 ऑसिलेशंस पर मिनट, अच्छा पर सेकंड नहीं पर मिनट। ठीक है, तो मतलब इसका रोटर फ्रीक्वेंसी इसने आपको बता दिया है। इफ द स्टेटर लॉसेस आर 2 किलोवाट द रोटर कॉपर लॉस वुड बी। हाँ तो ये तो सिंपल है बेटा, ये सिंपल है। सिंपल इसलिए है कि जो एफ आर दिया हुआ है रोटर फ्रीक्वेंसी, वो दिया हुआ है एफ आर, वो दिया हुआ है 100 ऑसिलेशंस पर मिनट। ये रेड से करते हैं, 100 ऑसिलेशंस पर मिनट, तो पर सेकंड हो गया 100/60। 100/60 इज इक्वल टू स्लिप इंटू 50 हर्ट्स है ना, इंटू 50 हर्ट्स। इसलिए स्लिप क्या हो गया, इसलिए स्लिप जो ऑपरेटिंग स्लिप है एस इज इक्वल टू 50 दूनी 100, 1/30 हो गया ना, 1/30 पर यूनिट। अब ये डिस्टेंस जो भी आ जाए 130 पर यूनिट छोड़ दो। ये 50 दूनी 100 हो गया ना बेटा, ये 50 दूनी 100 हो गया, तो एस इज इक्वल टू 2/60, 2/60 इज 1/30। अब देखो, नाउ द एयर गैप पावर और रोटर इनपुट जिसको हम लोग कहते हैं पीजी, पीजी है रोटर इनपुट, इज इक्वल टू पी इनपुट जो 50 किलोवाट था माइनस टोटल स्टेटर लॉसेस। टोटल स्टेटर लॉसेस दिया हुआ है 2 किलोवाट इज इक्वल टू 48 किलोवाट। देन रोटर कॉपर लॉस जिसको हम लोग पीसीयूआर कहते हैं, रोटर कॉपर लॉस पीसीयूआर, यह होता है एसपीजी, स्लिप टाइम्स पीजी। स्लिप है 1/30 पर यूनिट इंटू 48 किलोवाट, तो 16 1.3 1.6 किलोवाट हो गया, 1.6 किलोवाट। ये ऑप्शन कहीं पर है कि नहीं है, 1.6 किलोवाट यहाँ है सी में, सी इज द करेक्ट आंसर। क्विक मैजिक क्वांटिटी, पीजी इज द मैजिक क्वांटिटी। ठीक है, हो गया ना। अब ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, 2014 ही का है। अब हम लोग इंडक्शन थ्री फेज इंडक्शन मशीन में भी खात्मे पर पहुंच रहे हैं। स्टेटमेंट 1 है द स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर बाय पोल चेंजिंग इज सूटेबल फॉर केज मोटर्स ओनली। ये बात तो सही है, इसलिए कि स्क्विरल केज ही नंबर ऑफ पोल्स को अडेप्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटर पोल्स, स्टेटर पोल के बराबर खुद ही ये क्रिएट कर देता है, तो ये तो ट्रू है। इसलिए कि स्लिप इंडक्शन मोटर में आप नहीं कर सकते हैं ये। अब ये कहता है कि द केज रोटर ऑटोमेटिक, अच्छा मेरी बात तो बोल ही रहा है ये, द केज रोटर ऑटोमेटिकली डेवलप्स नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू द पोल्स ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। बिल्कुल ठीक है, और यही इसकी वजह भी है। तो इसका स्ट्रेट आंसर है ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are individually true and statement 2 is the correct explanation of statement 1।
बस इसको टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। बाद में आकर घर में देखना कि ये सब क्या बकवास है, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये 2014 का आखिरी क्वेश्चन है बेटा, थ्री फेज इंडक्शन मशीन का। इसके बाद इंडक्शन मशीन का ख़त्म हो जाएगा 10 साल का क्वेश्चन सब। इस क्वेश्चन को देखो, स्टेटमेंट टाइप का है। द नो लोड करंट ड्रॉन बाय द इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मोर देन दैट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। बात सही है। ट्रांसफार्मर 2 to 3% होता है, इसमें तकरीबन 40% हो जाता है। वो क्यों होता है? इसलिए कि यहाँ एयर गैप होता है, ट्रांसफार्मर में एयर गैप नहीं होता है। तो स्टेटमेंट 2 है, कैन इंडक्शन मोटर कैन बी कंसिडर्ड एज ए जनरलाइज्ड ट्रांसफार्मर। ये बात भी ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। एक्सप्लेनेशन इसका ये था कि चूंकि इसमें एयर गैप होता है, इसलिए एयर गैप में सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए वी वाई एफ रेशियो के हिसाब से हमको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअल ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है। जनरलाइज ट्रांसफार्मर तो है, ठीक है, ट्रांसफार्मर ही जैसा बाई इंडक्शन होता ही हर चीज़, लेकिन जो करंट ज़्यादा होता है वो इस वजह से होता है कि वहाँ एयर गैप होता है, यहाँ एयर गैप नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने थ्री फेज इंडक्शन मशीन का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के प्रिलिम्स में आते थे, या जो पहले आते थे 2017 के पहले कन्वेंशनल टाइप के, मतलब ट्रेडिशनल, पहले वाला पहले वाला जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था, न्यू स्कीम का नहीं, ओल्ड स्कीम वाला, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोगों ने हैंडल कर लिए। 10 साल का पूरा हो गया, ये आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब देख लिया जाए कि रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं। रिकॉर्डिंग तो हो रही थी, 27 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। तो ठीक है बच्चों, इजाज़त दो। हैव ए नाइस डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।